नमस्कार। मैं रेजोनेंस पीसीसीबी डिवीजन सीनियर हिंदी फैकल्टी और आज आपको बच्चों लेके चलता हूं क्लास 8th। और क्लास 8th में हम पढ़ेंगे। टॉपिक है हमारे सामने कौन सा? पानी की कहानी। बहुत ही रोचक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि पानी की उत्पत्ति कैसे हुई, पानी का हमारे जीवन में क्या महत्व है, पानी न होता तो हम कैसे जीवित रहते। तो पानी ने अपने मन की व्यथा को बताने का प्रयास किया है कि हमने बर्फ से लेकर के समुद्र तक की यात्रा को कैसे किया। हम किस तरह से तो जमे, किस तरह से समुद्र में गए और समुद्र का जल कैसे उठा, फिर पर्वतों पर आया और फिर वापस जमे। तो यहां तक की यात्रा हमने कैसे की, तो देखते हैं बच्चों। मैं आगे बढ़ा ही था। कौन बढ़ा था? लेखक। कि बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ में आ पड़ी। क्या आ गई? मोती के समान एक बूंद। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अरे मेरे आश्चर्य का यानी मैं बहुत खुश हुआ। हाँ, जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक करके, बच्चों यहां पे सरक करके हथेली पर आ गई। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई। थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों की सी झनकार सुनाई देने लगी कि जैसे तो वो झंकृत कर रही थी। हाँ, मैंने सोचा कि कोई बजा रहा होगा। चारों ओर देखा, कोई नहीं। फिर अनुभव हुआ कि यह स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है। अरे ध्यान से देखा। देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के दोनों कण क्या हो गए? अलग अलग हो चुके हैं और वे दोनों हिल हिलकर यह स्वर उत्पन्न कर रहे हैं कि मानो मेरे से कुछ कहना चाहते हैं, मेरे से कुछ बोलना चाहते हैं। उसी सुरीली आवाज में मैंने सुना। क्या सुना बच्चों? सुनो सुनो। मैं चुप था। फिर आवाज आई कि सुनो सुनो। अब मुझसे न रहा गया, मेरे मुख से निकल गया। क्या? कि कहो कहो, यानी कहो। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली कि मैं ओस हूं। जानता हूं। मैंने कहा कि भाई मैं जानता हूं तुम ओस हो। लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी। फिर लेखक ने क्या कहा? मालूम है कि तुम्हारे सब पर्यायवाची हैं। मैं बेर के पेड़ में से आई हूं। कहां से आई हूं बेटे? मैं कौन है? पानी की ओस की बूंद। झूठी। लेखक ने क्या कहा? झूठी, झूठ बोलती है। कैसे? कि मैंने कहा और सोचा कि बेर के पेड़ से क्या पानी का फव्वारा निकलता है? तुम कैसे आ गई? क्या बेर के पेड़ से पानी का फव्वारा निकलता है? बूंद फिर हिली। बच्चों, बूंद फिर हिलने लगती है। मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ, यानी उसके भावनाओं को मैंने नहीं समझा, यानी उसको दुख हुआ। सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। मैं कणों का हृदय टटोलती फिरती थी कि एकाएक क्या हुआ? पकड़ी गई। कैसे? कैसे? मैंने पूछा, भाई कैसे पकड़ी गई तुम? हाँ, वह जो पेड़ तुम देख रहे हो ना, पेड़ दिखाया कि वो जो तुम पेड़ देख रहे हो ना, वह ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है। बच्चों, पेड़ जितना ऊपर बड़ा होता है उतनी उसकी जड़ें गहराई नीचे भी होती है। पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है। उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों के क्या है? रोवे। जैसे ये पेड़ होता है, इस तरह का पेड़ मान लें अपन, तो इसमें क्या होता है? जड़ें, रोवे, छोटे 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 रोवे होते हैं। हाँ, ये ऐसे ऐसे फैले रहते हैं, इनको रोवे बोलते हैं।
ऐसे रोवे बने होते हैं। जड़े रोवे और वे रोवे बड़े निर्दयी होते क्या करते हैं, उसको जल को खींच लेते हैं। मुझे जैसे असंख्यक जल कणों को वे बलपूर्वक पृथ्वी में खींच देते हैं। कुछ तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकांश का समय सब कुछ छीन कर उन्हें बाहर निकाल देता है। क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप गया। किसका? बूंद का। क्या तुम क्या समझते हो कि वे इतने बड़े यूं ही खड़े हैं? उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्यक बंधु कौन है बच्चों? जल के कण ने अपने प्राण नाश किए हैं। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुना रहा था। हाँ, तो मैं भूमि के क्या बोला? हाँ, तो मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी कि दुर्भाग्यवश क्या आया? एक रोवा आया और मेरा शरीर छू गया। मैं कांपी, अरे दूर भागने का प्रयत्न किया, परंतु वे पकड़कर छोड़ना नहीं जानते। यानी एक बार पकड़ लेते हैं, छोड़ते नहीं है। मैं रोवे से खींची चली आई। मैं कौन है यहाँ पर? पानी की बूंद कह रही है बात। फिर क्या हुआ? लेखक की जिज्ञासा बढ़ी। लेखक ने पूछा, भाई फिर क्या हुआ? मेरी उत्सुकता बढ़ चली थी। मैं क्या कहा पानी ने? मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और कोई मानो हाथ पकड़कर आगे को खींच रहा हो। मेरा एक भाई भी वहां लाया गया। उसके स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया। क्या किया? जैसे पहले मैं आई यहां पर, फिर जैसे उसको दूसरे रोवे ने खींचा दूसरे को, तो मैं नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे। तो उसका स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। मैं उन दोनों के बीच क्या गई? पिस गई थी। मैं लगभग 3 दिन तक यह सांसत भोगती रही, यानी पसी रही। मेरे को सांस नहीं आई वहां पर। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। मैंने सोचा था कि पत्ते पर पहुंचते ही उड़ जाऊंगी, परंतु बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी। अब कैसे निकलूं? सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं जा चुके थे और वायुमंडल में इतने जलकण उड़ रहे थे कि मेरे लिए वहां स्थान नहीं है। तो मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर क्या कर रही थी बच्चों? पत्तों पर ही सिकुड़ी पड़ी रही। अभी जब तुम्हें देखा तो जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। बच्चों, सुनाई पूरी कहानी? हाँ, इस दुख तथा भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। मैंने कहा कि जब तक तुम मेरे पास हो, कोई पत्ता तुम्हें कैसे छू सकता है? भाई तुम तो मेरी हथेली में हो, अब यहां पे पत्ता कैसे आएगा? तो तुम क्या मेरी हथेली पे जमी रहोगी? उन्होंने कहा नहीं, पानी के बूंद ने, इसलिए मैं कब उड़ूंगी? जब सूर्य उदय होगा, प्रकाश फैलेगा, तो मैं भाप बन करके उड़ जाऊंगी। हाँ, कितनी अच्छी व्यवस्था है। देखो आप भैया, तुम्हें इसके लिए धन्यवाद है। मैं जब तक सूर्य न निकले तब तक रक्षा चाहती हूं। उनका दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी और तुम्हारा हाथ तनिक भी न दुखेगा। यानी वो भी कहानी सुनाना चाहती हूं कि हम कैसे तो आते हैं, कैसे उड़ते हैं, कैसे भाप बनते हैं, कैसे जल बनते हैं, कैसे बर्फ बनते हैं। ये सारी की सारी कहानी सुनाना चाहती हूं। तो देखो, अच्छा सुनो, कैसे 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 रूप में आई। बहुत दिन हुए कि मेरे पुरखे, बच्चों पुरखे शब्द का मतलब होता है पूर्वज, हाइड्रोजन जिसको हम आज हाइड्रोजन कहते हैं, और ओसजन जिसको आज हम ऑक्सीजन कहते हैं,
नामक दो गैसें वायुमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी या नहीं थी? सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी, अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। ठहरो 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 ठहरो, क्या कह दिया? लेकिन ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं है? लेखक की जिज्ञासा जगी। तो पानी की बूंद क्या कहती है? हाँ है। उनके वंशज अपनी भयानक लपटों से अब भी उनका मुख उज्जवल किए हुए हैं। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे। एक दिन की बात है कि दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। उनकी आंखें चौंधियाने लगी, यानी प्रकाश पिंड एक सूर्य बहुत भीषण गर्म आग का गोला। क्या किया? आंखें चौंकियाने लगी। यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। ज्यों-ज्यों पास आता जाता, उसका आकार बढ़ता जाता था। यह सूर्य से लाख गुना, यानी एक बहुत बड़ा किसका पिंड था? धरती का पिंड। हाँ, लाख गुना बड़ा था। उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप रहा था। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रहराज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण चूर्ण हो जाएगा। वैसा न हुआ। वह सूर्य के से सहस्त्रों यानी हजारों मील दूर से ही घूम चला, परंतु उसके भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी और खिंचाव संभाल न सका और कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा है बच्चों, क्या? हमारी पृथ्वी। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी। ऐसा लेखक ने कहा, ऐसा? अरे मेरे को पता ही नहीं है। परंतु उन लपटों ने तुम पानी कैसे बनी, मुझे ठीक पता नहीं है। हाँ, यह सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया, यानी धीरे 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 जो पृथ्वी आग का गोला बनी हुई थी वो धीरे धीरे क्या होने लगी? ठंडी होने लगी। आगे चलें बच्चों, यहां तक का समझ में आया आपको? आगे चलो। और मुझे याद है कि अब कि अरबों वर्ष पहले मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई थी। जब दोनों को मिलाया गया उसके कारण उत्पन्न हुई। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गंवा दिया, यानी जो अलग अलग गैसें थी वो उसका गंवा दिया और एक हो गई और मुझे उत्पन्न किया। मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। उसके बाद न जाने क्या हुआ कि जब मुझे होश आया तो मैंने अपने को ठोस बर्फ के रूप में पाया। किस रूप में? भाप से क्या बन गई? बर्फ बन गई। मेरा शरीर पहले भाप के रूप में था, वह अब अत्यंत छोटा हो गया था। वह पहले से कोई 70वां भाग रहा हो गया। मैंने देखा कि मेरे चारों ओर मेरे असंख्य साथी क्या हो रहे हैं बच्चों? बर्फ बने पड़े थे। जहां तक दृष्टि जाती बर्फ के अतिरिक्त कुछ दिखाई न पड़ता था। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थी तो सौंदर्य बिखर पड़ता था। हमारे कितने ही साथी ऐसे थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने, उछलने कूदने के लिए कमर कसकर तैयार बैठे रहते थे। यानी क्या चाहते थे? कि हम बर्फ के कण के रूप में नीचे गिरे, कितना मजा आएगा। हाँ, आगे चलो। बड़े आनंद का समय रहा होगा वहां। किसने कहा? लेखक ने। फिर वह पानी की बूंद क्या कहती है? कि बड़े आनंद का, यानी बहुत मजा आया। लेखक ने पूछा कितने दिनों तक मजा आया? हाँ, क्या कहते हैं? कई लाखों वर्षों तक, यानी बहुत मजा आया लाखों वर्षों तक। कई लाख? हाँ, चौको नहीं। मेरे जीवन में 100-200 वर्ष दाल में नमक के समान ही नहीं है, यानी बहुत छोटे हैं। मैंने ऐसे दीर्घ यानी बहुत लंबा जीवन
से वार्तालाप करते जान अपने को धन्य माना और ओस की बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा उमड़ पड़ी। यानी मैं उसके बारे में और कुछ जानने का मैंने प्रयास किया कि तुम और बताओ और बताओ और क्या क्या कैसे कैसे आई तुम। तो कहती है वो, आगे देखो आप, हम शांति से बैठे एक दिन हवा से खेलने के लिए कहानियां सुन रहे थे। कौन? पानी की बूंद। कि अचानक एक ऐसा अनुभव हुआ मानो हम सरक रहे हों। सबके मुख पर हवाइयां उड़ने लगी। अब क्या होगा? यानी बर्फ से पानी के नीचे आने लगी। इतने दिन आनंद से काटने के पश्चात अब दुख सहन करने का साहस हम में न था। बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे भार से ही हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए हैं। उनका शरीर ठोसपन छोड़ चुका है और उनके तरल शरीर पर हम फिसल चले हैं। यानी हम फिसलने लगे हैं। यानी पिघल करके ठोस जो है वो किस में आ गया? तरल पदार्थ में। आगे चले बच्चों। मैं कई माह समुद्र में क्या रही? इधर उधर घूमती रही। फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हुई। गर्म धारा यानी लहर से, और धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सोखनी प्रारंभ कर दी और इसका फलस्वरूप मैं पिघल पड़ी और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। फिर कहाँ गई? समुद्र के जल में। समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वह वर्णन अतीत है। यानी कहा नहीं जा सकता। कैसे वर्णन करो उसका? देखो आप समुद्र के अंदर क्या क्या देखती है। मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बंधु बांधवों का ही राज्य है, परंतु अब ज्ञात हुआ कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे ही जीवों की है और उनमें से नीरा नमक भरा है। यानी बहुत सारा नमक भरा हुआ है। क्या देखा उसने? पहले पहल समुद्र का खारापन मुझे बहुत बिल्कुल अच्छा निभाया। जी मसलाने लगा, पर धीरे धीरे सब सहन होता चला गया। एक दिन मेरे जी में आया, क्या आया बच्चों? कि मैं समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी हूं, भीतर भी देखना चाहिए कि क्या है। इस कार्य के लिए मैंने गहरे जाना प्रारंभ कर दिया। यानी समुद्र की गहराइयों में जाना प्रारंभ कर दिया। मार्ग में मैंने देखा कि विचित्र जीव देखे। मैंने अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घोंगे, जालीदार मछलियां, कई कई मन भारी कछुए और हाथों वाली मछलियां देखी। एक मछली ऐसी देखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी। उसके हाथ 8 हाथ और इन हाथों से अपने शिकार को जकड़ लेती। यानी 8 ऐसे शिकार को इस तरह से जकड़ लेती। हाँ, कितना? फिर आगे चलो अपन। मैं और गहराई की खोज के किनारे से दूर गई तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी कि मैं चौंक पड़ी। क्या देखी? कि अब तक समुद्र में अंधेरा था। सूर्य का प्रकाश ही कुछ तक पहुंच पाता था और बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगते थे। पर मैं सोच रही थी कि यहां पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा कि सामने एक जीव दिखाई पड़ा, मानो कोई लालटेन घूम रहा हो। यानी क्या थी वो? तारा मछली, रात में चमकने वाली मछली थी। यह अत्यंत सुंदर मछली थी। इसके शरीर से एक प्रकार की चमक निकलती थी जो इस मार्ग दिखलाती थी। इसका प्रकाश देखकर कितनी छोटी छोटी अनजान मछलियां मेरे पास आ जाती थी और जब भूखी होती थी तो पेट भर उनका भोजन करती थी। बच्चों, विचित्र, क्या कहा लेखक ने? विचित्र है। विचित्र है यानी क्या है? कि जिस तरह पृथ्वी पर अनेक जीव जंतु, जितने भी पेड़ पौधे सब है, समुद्र के अंदर भी वैसे के वैसे सब कुछ है। वनस्पतियां हैं वहां पर, अनेक जीव है, पानी है, यानी सब कुछ है वहां पर भी। हाँ, जब मैं और नीचे समुद्र की गहरी तह में पहुंची तो देखा कि वहां भी क्या है बच्चों? जंगल है। छोटे ढींगने मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुत आयात से उगे हुए हैं। वहां पर पहाड़ियां हैं, घाटियां हैं। इन पहाड़ियों की गुफाओं में
नाना प्रकार के जीव रहते हैं जो निपट, अंधेरे और महा आलसी हैं। आगे चले बच्चों। यह सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे। जी में आया क्या कि मैं ऊपर लौट चले, परंतु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि यह असंभव है। मेरे ऊपर पानी की कोई 3 मील मोटी तह थी। मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी। यह मेरे लिए कोई नई बात न थी। करोड़ों जलकण इसी भांति पानी जान बचाते हैं और समुद्र का जल नीचे धंसता जाता है। बिल्कुल जान बचा रही थी। मैं अपनी दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। सब कई वर्षों के मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान में निकले और स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। कुछ की सम्मति भी में वहीं पड़ा रहना ठीक था, परंतु हम में कुछ उत्साही भी थे, यानी क्या करना चाहिए, चट्टान के हमें बाहर निकलना चाहिए। वे एक स्वर में बोले कि हम खोज करेंगे, पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे कि भीतर क्या छिपा हुआ है, यानी अंदर क्या छिपा हुआ है। आगे चले बच्चों। अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां ठोस वस्तु के नाम भी न था। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी थी और नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर क्या बहने बहने के लिए उतावली हो रही थी। इस स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। हम लोगों ने अपनी इस खोज से इतने प्रसन्न थे कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखे बढ़े जाते थे। इससे अचानक एक ऐसी जगह जा पहुंचे जहां तापक्रम बहुत ऊंचा था। यह हमारे लिए असहाय था, यानी बहुत बड़ा टेम्परेचर वहां पर था। हमारे अगवा कांपे, यानी आगे चलने वाले बहुत कांपे और देखते ही देखते उनका शरीर किसमें बच्चों, औसजन और हद्रजन में विभाजित हो गया। दोनों गैसें अलग अलग हो गई। इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए। मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ एक और निकल भागी। हम लोग अब एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पर पृथ्वी का गर्भ रह रहकर हिल रहा था। एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ, यानी भूकंप, ज्वालामुखी। हाँ, हम बड़ी तेजी से बाहर फेंके जा गए। हम ऊंचे आकाश में उड़ चले थे। इस दुर्घटना से हम चौंक पड़े और पीछे देखने से ज्ञात हुआ, क्या ज्ञात हुआ, कि पृथ्वी फट गई है, यानी ज्वालामुखी आ चुका है। तो सारा लावा बाहर निकला ना। हाँ, और उसमें धुआं, रेत, पिघली धातुएं लिपटे निकल रही थी। यह लपटें निकल रही थी और यह दृश्य बड़ा ही शानदार था और इसे देखने की हमें बार बार इच्छा होने लगी थी। कितना अच्छा दृश्य है। मैं समझ गया क्या कि तुम ज्वालामुखी की बात तो कर रही थी हो, यानी तुम ज्वालामुखी की तो नहीं कह रही हो। हाँ, तुम लोग उसे ज्वालामुखी कहते हो। जब हम ऊपर पहुंचे तो हम एक और भाप का बड़ा दल मिला। हम गरज कर आपस में मिले और आगे बढ़े। पुरानी सहेलियां आंधी में के भी हमें यह दर्शन हुए। वह हमारे पीठ पर लादे कभी इधर ले जाती, कभी उधर। वह दिन बड़े आनंद के थे। हम आकाश में स्वच्छंद किलोरे करते फिरते थे, यानी कितना मजा आता था। बहुत से भाप जल कण से मिलने के कारण हम भारी हो चले और नीचे झुक आए और एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। फिर आगे क्या कहा, मैं एक पहाड़ पर गिरी और अपने साथियों के साथ मेली कुचेली हो गई और एक और को बह चली। पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने और किलकारी मारने में जो आनंद आया वह भूला नहीं जा सका, यानी इस पर्वत से उससे। हाँ,
हम एक बड़ी ऊंची शिखर पर कूदे और नीचे चट्टान पर गिरे। बेचारा पत्थर हमारे प्रहार से टूटकर खंड खंड हो गया। यह जो तुम इतनी रेत देखते हो, पत्थर को चबा चबा कर हम ही बनाते हैं। जिस समय हम मौज में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार सहन नहीं कर सकती। अपनी विजयों से उन्मत्त यानी आनंदित होकर हम लोग इधर उधर बिखर गए। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की थी, इसलिए मैं एक छोटी धारा में मिल गई। सरिता, सरिता यानी नदी, सरिता यानी नदी के वे दिवस बड़े मजे के थे कि हम कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ को खोखला कर उन्हें गिरा देते। बहते बहते मैं एक दिन नगर के पास पहुंची। मैंने देखा कि नदी के तट पर एक ऊंची मीनार में से कुछ काली काली हवा निकल रही है। मैं उत्सुक हो उसे देखने को क्या बढ़ी कि अपने हाथों दुर्भाग्य का न्योता दिया। यानी मैंने दुर्भाग्य का न्योता दिया। क्यों? क्योंकि ज्यों ही मैं उसके पास पहुंची, अपने और साथियों के साथ एक मोटी नल में खींच गई। कहां पे पहुंची? जहां पर बोरिंग होती है वहां पर। तो नल ने मेरे को खींच लिया और कई दिनों तक मैं नल नल घूमती फिरी। मैं प्रति क्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी रही। भाग्य मेरे साथ था। बस एक दिन क्या हुआ? एक दिन रात के समय ऐसे स्थान पर पहुंची जहां नल टूटा हुआ था। मैं तुरंत उसमें होकर निकल भागी और पृथ्वी में समा गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते बेर के पेड़ के पास पहुंची। वह रुकी कि सूर्य निकल आए थे। क्यों रुकी? जब सूर्य निकल आया तो मेरे को भाप बनना है। हाँ, बस मैंने कहा हाँ, अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकते। सूर्य निकल आए हैं तो मुझे रोक कर नहीं रख सकते। वह ओस की बूंद धीरे धीरे घटी और आंखों से ओझल हो गई। बच्चों, किसने लिखा है ये? रामचंद्र तिवारी जी ने लिखा है। ये बात समझ में आई आपको? चले अपन तो बच्चों देखते हैं कि पानी की कहानी किसने लिखी है? रामचंद्र तिवारी जी ने। तो इसके हमने आपके लिए बहुत ऐसे प्रश्न जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं हमने बनाए, मेहनत हुई। तो उस मेहनत को देखिए, हम देखते हैं कि हमने जो पानी की कहानी पढ़ा है उसमें से हमें कितना समझ में आया। तो देखते हैं बच्चों, पानी की कहानी किसने लिखा? रामचंद्र तिवारी जी ने। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1 कि पानी की बूंद ने कहा, कहां से आने को बताया? बच्चों, कहां से आने को बताया? बेर की झाड़ी से आने को बताया। अभी पढ़ा है अपन ने। हाँ। दूसरा है कि जल किसके मिलने से बनता है? बच्चों, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन और नाइट्रोजन हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ओसजन और हाइड्रोजन। हाँ, तो आगे चले अपन। क्वेश्चन नंबर 3, पानी की कहानी के लेखक अभी मैंने आपको बताया रामचंद्र तिवारी जी है। बिल्कुल हो जाएगा। अगला, पानी की कहानी पाठ में पानी ने समुद्र में कौन से जीव नहीं थे? कौन सा नहीं था बच्चों? जालीदार मछलियां देखी थी, हाथों वाली चूहिया देखी थी, मगरमच्छ और कछुए तो नहीं देखे थे। उन्होंने कौन सा नहीं देखा? मगरमच्छ नहीं देखा वहां पर। आगे चले अपन कि पानी को जब होश आया तो वह अपने आप को किस रूप में पाया? हाँ, किस रूप में आया? समुद्र जब टॉस के रूप में, टॉस बर्फ के रूप में उसने पाया। आगे चले अपन। अभ्यास प्रश्न देखो आप। लघुत्तरीय प्रश्न, लेखक को क्यों लगा कि बूंद के कण बोल रहे हैं? इसलिए लगा क्योंकि वह क्या हुआ, पानी की बूंद दो टुकड़ों में विभाजित हो गई और धीरे धीरे उसके कई कण बोल बन गए
और उसे इसलिए लगा क्योंकि वह भी उसे कुछ कहानी अपनी आप बीती सुनाना चाहती है। आगे चले बच्चों। समुद्र में अपनी जान बचाने के लिए बूंद कहाँ चली गई? कहाँ चली गई बच्चों? समुद्र की तह तक चली गई और तह से चट्टानों में चली गई। हाँ, आगे चले। लघु उत्तरीय प्रश्न देखो आप। करोड़ों जलकण समुद्र में अपनी जान कैसे बचाते हैं? बच्चों, कैसे बचाते हैं कि समुद्र में पहले ऊपर ऊपर से नीचे जाते 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 क्या करते हैं? वो चट्टानों में प्रवेश करते हैं और जब ज्वालामुखी आती है, वो चट्टानें भिड़ती है, फटती है, तो धरती फटती ही वो बाहर आ जाते हैं। आगे है कि पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखने पर बूंद को क्या दिखाई पड़ा? क्या देखा उसने पृथ्वी के? कि जब वह जो दो गैसें हैं वह अपने आप में उसको विभाजित कर दिया गया है। कभी वह समुद्र पहाड़ों पर बर्फ के रूप में, कभी समुद्र में जल के रूप में, तो कभी भाप के रूप में अपना अस्तित्व लिए हुए थी। आगे चलो बच्चों, आगे चले। बूंद ने पृथ्वी के निर्माण के बारे में लेखक को क्या क्या बताया? कि पृथ्वी पहले एक बहुत बड़ा आग का गोला थी, पिंड थी। जब वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही थी तो उसका एक भाग टूट कर के नीचे गिर गया और उसी को एक पृथ्वी कहा गया है। बताया नहीं बताया? हाँ, आगे चले। अब देखते हैं हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर कि किस तरह से हम आंसर लिखते हैं। बच्चों, प्रश्न नंबर 1, लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली? बेर की झाड़ियों में। यह अभी अपन ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप। ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप गई? क्यों कांप गई? क्योंकि पेड़ों की जड़ों ने निकले हुए रवे द्वारा जल की बूंदों को बलपूर्वक धरती के भूगर्भ में खींच लाना और उनको खा जाना याद करते ही बूंद क्रोध और घृणा से कांप उठती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज और पुरखा क्यों कहा? बच्चों, जब ब्रह्मांड में पृथ्वी और उसके साथी ग्रहों का उद्भव भी नहीं हुआ था, तब ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसें सूर्य मंडल की लपटों के रूप में विद्यमान थी। बिल्कुल थी। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच एक रासायनिक क्रिया हुई, दोनों के संयोग से पानी का जन्म हुआ और इसलिए बूंद ने दोनों को क्या कहा? अपना पूर्वज कहा है। आगे चले अपन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। पानी का जन्म हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ओजन ऑक्सीजन के रासायनिक क्रिया से होता है। जब ब्रह्मांड में पृथ्वी और उसके साथी ग्रहों का उद्भव भी नहीं हुआ, तब ब्रह्मांड में हाइड्रोजन गैस सूर्यमंडल की से में लपटों के रूप में विद्यमान थी। इस किसी उल्का पिंड के सूर्य से टकराने से सूर्य के टुकड़े हो गए। उन्हीं टुकड़ों में से एक था क्या? पृथ्वी रूप में उत्पन्न हुआ और इसी ग्रह को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की रासायनिक क्रिया हुई और दोनों के संयोग से किसका जन्म हुआ? पानी का जन्म हुआ। सर्वप्रथम बूंद भाप के रूप में पृथ्वी पर के वातावरण में इर्द गिर्द घूम रही थी। तत्पश्चात उसके ठोस बर्फ के रूप में विद्यमान हो जाती है। समुद्र से होती हुई वह गर्म धारा से मिलकर ठोस रूप को त्याग कर जल का रूप धारण कर लेती है। तो इस तरह से हो जाती है। आगे चले अपन। क्वेश्चन नंबर 5 देखो आप। क्वेश्चन नंबर 5 कि कहानी के अंत और आरंभ में हिस्से में स्वयं पढ़कर, ये तो आपके लिए है, हटाओ इसको। समुद्र के तट पर बसने वाले अधिक ठंडे और अधिक गर्मी क्यों लगती है? क्यों लगती है बच्चों? समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ के वातावरण सदा क्या होता है? एक जैसा होता है। इसलिए सर्दी गर्मी बरसात जैसी एक जैसी होती है। आगे चले। जैसे अपन मुंबई का उदाहरण इसमें ले सकते हैं, है ना। पेड़ के भीतर पंवारा नहीं होता, तब पेड़ की जड़ों से पत्ते
तक पानी कैसे पहुंचता है, इस क्रिया वनस्पति शास्त्र में क्या कहते हैं? बच्चों, पेड़ों के भीतर फव्वारा नहीं होता, तब पेड़ों की जड़ें से पत्तों तक पानी पहुंचता है, क्योंकि पेड़ों की जड़ों से तनों में जाइलम और फ्लोएम नामक वाहिकाएं होती है, जो पानी की जड़ों से पत्ते तक पहुंचती है। इस क्रिया को वनस्पति शास्त्र ने क्या कहा? ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो मुझे लगा कि आपको ये बात समझ में आई होगी। हमने पानी की कहानी पढ़ा, उसको समझा, उसके अभ्यास प्रश्न एनसीईआरटी के कि किस तरह से किए जाते हैं। फिर हम उसके थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमने बच्चों उसमें देखा कि डीपीपी जो आपके लिए हम बहुत ही सूझबूझ से तैयार करते हैं, वो डीपीपी भी हमने यहाँ पर डिस्कस की। तो पानी की कहानी अपना एक टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो मैं चाहूँगा कि आगे भी हम इसी तरह से पढ़ते रहेंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।